हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू चैप्टर एपिडेमियोलॉजी। अपन ने पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिजीज खत्म कर दिया है। आज अपन चालू करेंगे नया यूनिट एपिडेमियोलॉजी, जिसका सबसे पहले अपन चीज़ ये देखते हैं कि एपिडेमियोलॉजी कहते किसे हैं। बेसिकली एपिडेमियोलॉजी है क्या, अपन डेफिनेशन से चालू करते हैं इसकी। ठीक है, एक सिंपल सा इसका मतलब समझते हैं कि एपिडेमियोलॉजी क्या है। ठीक है, एपी मतलब अमंग, डेमियो को मतलब पॉपुलेशन, एंड लॉजी का मतलब स्टडी। कि अमंग द पॉपुलेशन किसी डिजीज की स्टडी क्या कहलाती है, एपिडेमियोलॉजी। ठीक है, यहाँ से पढ़ते हैं द स्टडी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटरमिनेंट्स ऑफ हेल्थ रिलेटेड स्टेटस और इवेंट्स। कि हेल्थ रिलेटेड स्टेटस या कोई डिजीज है उसका डिस्ट्रीब्यूशन और उसके डिटरमिनेंट्स की स्टडी। ठीक है, फिर उस स्टडी का यूज कहाँ करना है अपन को, हेल्थ कंट्रोल में। ठीक है, तो स्टडी द स्टडी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटरमिनेंट्स ऑफ हेल्थ रिलेटेड स्टेटस और इवेंट्स इन द स्पेसिफिक पॉपुलेशन। ठीक है, स्पेसिफिक पॉपुलेशन में किसी डिजीज की, ठीक है, हेल्थ रिलेटेड स्टेटस कैसा है उसका, उस डिजीज का, ठीक है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, उसके डिटरमिनेंट कौन कौन से हैं, उन सब की स्टडी क्या कहलाती है, एपिडेमियोलॉजी। और उस स्टडी का एप्लीकेशन, ठीक है, एंड द एप्लीकेशन ऑफ दिस स्टडी, ठीक है, इस स्टडी की एप्लीकेशन टू कंट्रोल द हेल्थ प्रॉब्लम्स। ठीक है, हेल्थ केयर प्रोग्राम में उस स्टडी की एप्लीकेशंस क्या कहलाती है, एपिडेमियोलॉजी। यानी जाहिर सी बात है, एपिडेमियोलॉजी क्या होता है कि फाइंडिंग द कॉजेशन ऑफ डिजीज, कि उस डिजीज का कौन कौन से कोज होते हैं। ठीक है, उसके डिटरमिनेंट्स यानी कौन कौन से कारक या फैक्टर्स है जो उसको इफेक्ट करते हैं। ठीक है, उसको होने के लिए जो है उत्तरदायी है। ठीक है, ठीक है, और दूसरा कौन सा आ गया, डिस्ट्रीब्यूशन की, वो कितने मतलब किस किस एरिया में, किस किस पर्टिकुलर एरिया में कितनी फैली है उस, ठीक है, कितनी उसके रिस्क फैक्टर कितने हैं, कितनी घातक है, उस सब की स्टडी। ठीक है, उस स्टडी का यूज़ कहाँ करते हैं अपन, प्रिवेंट करने में उस डिजीज़ को, वो क्या कहलाती है, एपिडेमियोलॉजी। जाहिर सी है, एक सिंपल सी भाषा के रूप में अपन समझते हैं। ठीक है, तो क्या है मोस्टली एपिडेमियोलॉजी क्या है, फाइंडिंग द कॉजेशन ऑफ डिजीज, उस डिजीज का कोज पता लगाने को क्या बोलते हैं, एपिडेमियोलॉजी। बेसिकली एक और मतलब हो गया कि गेनिंग ऑफ नॉलेज ऑफ डिजीज फ्रॉम द कम्युनिटी, यानी कम्युनिटी से ही अपन उस डिजीज का क्या लेंगे, नॉलेज लेंगे, फिर उसी कम्युनिटी पर अपन उसको अप्लाई करेंगे ताकि उसी डिजीज को क्या हो सके, कंट्रोल किया जा सके, उसको इरेडिकेट किया जा सके वहाँ से, उस एरिया से। अब इसके एम कौन कौन से हैं, ठीक है, डिस्क्राइब्स अबाउट द डिजीज इन ए पॉपुलेशन। ठीक है, एक पॉपुलेशन के अंदर उस डिजीज को क्या डिस्क्राइब करना, ठीक है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन को बताना कि किस किस एरिया में कितनी फैल रही है, कितनी घातक है, इसका मतलब इंक्यूबेशन पीरियड कितना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें पता लगाना। फाइंडिंग द प्रोबेबल इटियोलॉजिकल फैक्टर्स, यानी डिटरमिनेंट्स, यानी कौन कौन से फैक्टर्स है जो इसको प्रभावित करते हैं, ठीक है, फैलाते हैं या इसको रोकते हैं, वो सारे के सारे उनके बारे में पता लगाना। एंड प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंट, ठीक है, फिर उस डिजीज के बारे में थोड़ी प्लानिंग करना और उसका इम्प्लीमेंट करना टू प्रिवेंशन और हेल्थ केयर सर्विस। ठीक है, उस डिजीज को प्रिवेंट करने में और उसका उपयोग किस में, हेल्थ केयर सर्विसेज में मेजरमेंट के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एपिडेमियोलॉजी की क्या कहलाती है, एम्स कहलाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली एपिडेमियोलॉजी का अल्टीमेट गोल क्या होता है, टू एलिमिनेट और रिड्यूस द हेल्थ प्रॉब्लम्स। ठीक है, हेल्थ प्रॉब्लम्स को एलिमिनेट करना या उसको रिड्यूस करना, और टू प्रमोट द हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ सोसाइटी के, सोसाइटी का वेलबींग और उसके हेल्थ की जो सर्विसेज या हेल्थ का जो स्टेटस है उसको बढ़ाना, वो क्या कहलाता है, अल्टीमेट गोल कहलाता है। अब जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू अपन देखते हैं कि कोविड-19 था। ठीक है, कोविड-19 में अपन ने ये देखा कि मतलब सबसे पहले अपन ने ये देखा कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन और डिटरमिनेंट्स क्या है, कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं। ठीक है, एयरबोर्न डिजीज़ है, ठीक है, हवा के थ्रू फैलती है, एक वायरल डिजीज़ है, निमोनिया जैसे लक्षण आते हैं। ठीक है, अब उसको कैसे अपन इम्प्लीमेंट करेंगे उसका, ठीक है, कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, पहले अपन ने स्टडी की, अब उसका इम्प्लीमेंट अपन कैसे करेंगे, सैनिटाइजेशन करके, मास्क पहन के, ठीक है, सोशल डिस्टेंस बना के, ये सारी चीज़ें किस में आ गई, उसके एप्लीकेशंस में आ गई, टू कंट्रोल द हेल्थ प्रॉब्लम्स। ठीक है, उस हेल्थ प्रॉब्लम्स को या उस डिजीज़ को कंट्रोल करने में, ये सारा फिनोमेना क्या कहलाता है, एपिडेमियोलॉजी। आगे अपन स्टडी करते हैं टूल्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एपिडेमियोलॉजी, की एपिडेमियोलॉजी के मापने के लिए कौन कौन से टूल्स जो है वो यूज़ में लिए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शॉर्ट नोट के रूप में पूछा जाता है डायरेक्टली। ठीक है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में भी, ठीक है, डेफिनेशन और टूल्स ऑफ मेजरमेंट एक साथ पूछे जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन को दो चीज़ें जाननी है। ठीक है, कि एक होता है न्यूमरेटर, ठीक है, न्यूमरेटर होता है, और एक होता है डिनोमिनेटर। ठीक है, यानी एक अपन कोई रेशियो लेते हैं, उसमें होता है, एक होता है न्यूमरेटर जो ऊपर लिखा जाता है, एक होता है डिनोमिनेटर जो नीचे लिखा जाता है। बेसिकली है क्या, ठीक है, न्यूमरेटर उसे कहते हैं, इट मीन्स द नंबर ऑफ टाइम्स इवेंट अकर्ड, कि इवेंट कितनी बार हुआ है, या डिजीज कितनी बार हुई है, या फिर डेथ कितनी बार हुई है। मान लो अगर अपन को कोई जैसे ये मृत्यु दर निकालनी है, ठीक है, मेटरनल मोर्टेलिटी रेट निकालनी है। ठीक है, तो अपन ऊपर क्या लिखते हैं, मेटरनल डेथ अपॉन लाइव बर्थ। ठीक है, तो बेसिकली न्यूमरेटर क्या है, कि जितनी बार वो घटनाएं घटित हुई है, या जिस पॉपुलेशन में वो घटनाएं घटित हुई है, या जितनी मतलब जिस डिजीज के कारण वो घटित हुई है, वो न्यूमरेटर कहलाता है। ठीक है, अपन डिनोमिनेटर उसे कहते हैं टोटल ग्रुप इन विच द इवेंट अकर, कि जो इवेंट अकर हुआ है उसकी टोटल पॉपुलेशन कितनी है।
ठीक है, उस टोटल इवेंट को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर बोलते हैं, ठीक है। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एपिडेमियोलॉजी टू डिसाइड द डिनोमिनेटर, ठीक है। डिनोमिनेटर को डिसाइड करना सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है किसके लिए, एक एपिडेमियोलॉजिस्ट के लिए, ठीक है, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। पहली बात करते हैं अपन रेशियो की। अब सबसे पहले अपन चीज बढ़ते हैं रेशियो, ठीक है। ये 3 प्रकार की होती है, रेट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है। सबसे पहला होता है रेशियो, कि 2 डिफरेंट एंटिटीज आर कंसिडर्ड। इसमें क्या होता है, इट मतलब न्यूमरेटर इज नॉट ए पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर, कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का पार्ट नहीं होता, 2 अलग अलग क्वांटिटीज होती है, ठीक है। इट इज मोस्टली कैलकुलेटेड टू न्यू रिलेशन ऑफ द, ठीक है। यानी ये बेसिकली है क्या, कि ये बेसिकली तब ये लिया जाता है जब किसमें रिलेशन निकालना हो अपन को, एक चीज में से एक चीज का रिलेशन दूसरी चीज के रिलेशन में निकालना है, तब क्या कहलाता है, वो रेशियो कहलाता है, ठीक है। मैंने सबसे पहले आपको 2 चीजें बताई कि मतलब कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कहते कैसे हैं, लेकिन अब जो टूल्स होते हैं उसमें 3 प्रकार के टूल्स होते हैं। सबसे पहला होता है रेशियो, जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है ना, 2 अलग अलग क्वांटिटीज है, ठीक है। जैसे अपन रेशियो निकालते हैं तो नंबर ऑफ बॉयज अपॉन नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है, कि अपने को मतलब क्लास में है रेशियो की क्या है, ठीक है, गर्ल्स और बॉयज का रेशियो क्या है, एमएमआर निकाला जाता है, ठीक है। इसमें तो ये मतलब बेसिकली डिनोमिनेटर में क्या आता है कि टोटल जो वो पॉपुलेशन आती है जिसमें वो इवेंट होता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, ठीक है। रेशियो में क्या लिखते हैं, ऊपर मैटरनिटी क्या डेथ ले लिया, और नीचे लाइव बर्थ की, मतलब पर 1000 ईयर में या मतलब 1 साल के अंदर लाइव बर्थ पे कितनी मतलब माएँ या वो क्या हुई है, डेथ्स हुई है उनकी, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं, रेशियो। यानी 2 डिफरेंट एंटिटीज कंसिडर की जाती है जो इन दोनों में रिलेशन निकाल सकें, ठीक है। इसमें क्या होती है, कोई किसी का पार्ट नहीं होता, ना न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का पार्ट होता है, ना डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का पार्ट होता है। अब अपन आते हैं कि रेट क्या है, ठीक है। सेकंड कंपोनेंट, सेकंड टूल्स ऑफ मेजरमेंट, कि न्यूमरेटर इज ए पार्ट ऑफ बिगर डिनोमिनेटर, कि जो न्यूमरेटर है यानी नंबर ऑफ बॉयज है, वो टोटल क्लास में से कितने प्रतिशत है, उसको क्या बोलते हैं, रेट, ठीक है। नंबर ऑफ बॉयज अपन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, जबकि रेशियो में क्या होता था कि कितने प्रतिशत क्या है, मतलब कि कितने प्रतिशत लड़के हैं और कितने प्रतिशत लड़कियां हैं, वो उनका रेशियो होता है। लेकिन रेट क्या होता है कि न्यूमरेटर इज ए पार्ट ऑफ बिगर डिनोमिनेटर, यानी बड़ा डिनोमिनेटर होता है उसका एक छोटा पार्ट कौन सा होता है, न्यूमरेटर। ये क्या कहलाती है, रेट कहलाती है, ठीक है। रेट इज एक्सप्रेस्ड विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, हाँ, कि रेट है ना वो क्या है, किसके टाइम के एक्सप्रेस रेस्पेक्ट टू टाइम के साथ एक्सप्रेस की जाती है, ठीक है। एग्जांपल जैसे हार्ट रेट आ गया, ठीक है, तो 80 बीट्स पर मिनट, यानी पर मिनट यानी 1 मिनट में कितना क्या है, 80 बार धड़कता है अपना हार्ट। तो ये क्या है, ये है रेट, ठीक है। यानी 1 मिनट में कितनी बार धड़का है, तो 1 मिनट का मतलब हो गया 60 सेकंड, 60 सेकंड में कितनी बार वो धड़कता है, तो वो क्या कहलाता है, न्यूमरेटर, ठीक है। रेट इज एक्सप्रेस पर 1000, ठीक है, पर 10,000 और पर 1 लाख, ठीक है, इन पे क्या है, इसको एक्सप्रेस किया जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर एमएमआर, ठीक है। अब अपन क्या देखते हैं कि नंबर ऑफ मेटरनल एज अपॉन वुमन रिप्रोडक्टिव एज, ये अलग चीज है, ठीक है। अब ये सेम चीज है कि मेटरनल मोर्टिलिटी रेट ये है, अब वहाँ क्या और यहाँ क्या डिफरेंस है, ठीक है। बेसिकली वहाँ जो एमएमआर आता है वो आता है कि पर लाइव मतलब 1 साल में लाइव बच्चों पे कितनी माएँ मरी, लेकिन यहाँ वैसे नहीं है। यहाँ है कि रिप्रोडक्टिव एज में से, यानी वो वुमन्स जो रिप्रोडक्टिव एज में है उनमें से कितनी मैटरनल मोर्टिलिटी रेट हुई है, ठीक है। उनसे उनको क्या बोलते हैं अपन, रेट, ठीक है। रेशियो नहीं है, रेट है, कि बिगर डिनोमिनेटर है उसका एक छोटा पार्ट क्या कहलाता है, न्यूमरेटर, ठीक है। इंसिडेंस नंबर ऑफ न्यू केसेस पर यूनिट टाइम, इसको बोलते हैं इंसिडेंस। हाँ, मैंने पिछले चैप्टर में भी आपको बताया था, एक होता है इंसिडेंस और एक था प्रिविलेंस, कि नंबर ऑफ न्यू केसेस पर यूनिट टाइम, ये भी एक तरीका का रेट ही है, ठीक है। इंसिडेंट इज ए रेट, ठीक है, इंसिडेंस रेट होता है और प्रिविलेंस भी क्या होता है, रेट। तो इंसिडेंस क्या होता है कि नंबर ऑफ न्यू केसेस पर यूनिट टाइम, यानी पर यूनिट टाइम के अंदर नए केसेस कितने आए, और प्रिविलेंस का मतलब क्या होता है, नए प्लस ओल्ड दोनों केसेस को मिला के क्या बोलते हैं, प्रिविलेंस बोलते हैं। नेक्स्ट इज प्रोपोर्शन, अगला होता है प्रोपोर्शन, ठीक है। प्रोपोर्शन क्या होता है, न्यूमरेटर इज ए पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है, सेम चीज है लेकिन अलग है। कैसे अपन समझते हैं, ठीक है। ऊपर क्या था, ऊपर क्या था कि न्यूमरेटर इज ए पार्ट ऑफ बिगर डिनोमिनेटर, ठीक है। बिगर डिनोमिनेटर का छोटा पार्ट क्या था, न्यूमरेटर। बट प्रोपोर्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर इज ए पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर, सही है, लेकिन ये परसेंटेज में निकाला जाता है, ठीक है। न्यूमरेटर को परसेंटेज में निकाला जाता है, इसलिए इसको 100 से गुणा किया जाता है हमेशा, ठीक है। प्रोपोर्शन इज एक्सप्रेस इन परसेंटेज, हमेशा परसेंटेज में प्रोपोर्शन को क्या एक्सप्रेस किया जाता है, और ये पर 100 इंटू उसको मतलब 100 से गुणा किया जाता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है केस फर्टिलिटी रेट, कि टोटल नंबर ऑफ डेथ्स उस पर्टिकुलर डिजीज के कारण, ठीक है, यानी नहीं सॉरी, उस पर्टिकुलर डिजीज के कारण जितने केसेस आए उन केसेस में से कितने नंबर की मतलब कितने जनों की डेथ होगी, ठीक है। नंबर ऑफ केसेस ऑफ फॉर दैट पर्टिकुलर डिजीज, कि उस पर्टिकुलर डिजीज के कारण जितने केसेस आए उन केसेस में से कितने क्या हो गए, मर गए, इंटू 100। अब 100 से क्या मतलब हो गया कि वो परसेंट में आएगा वो, ठीक है, वो रेट नहीं आएगी, वो क्या आएगा, परसेंटेज। तो न्यूमरेटर इज ए पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर, जबकि वो भी सेम ही था,
लेकिन वो क्या था, एक स्मॉल पार्ट आता है, ठीक है, और वो रेट यानी उसको अलग अलग मतलब उसको 100 से 1000 से भी गुणा किया जा सकता है, 10,000, ठीक है, 1,00,000, वो निर्भर करता है कि अपन उस रेट को मतलब कैसे निकालते हैं। लेकिन प्रपोर्शन का मतलब होता है वो परसेंटेज होता है, वो कितना हिस्सा है उसका, कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का कितना परसेंटेज है, ठीक है। एग्जाम्पल CFR, ये केस फर्टिलिटी रेट इज फॉर रेबीज, ठीक है। रेबीज का मतलब क्या होता है कि जितने केसेस रेबीज के आते हैं, अगर रेबीज के मतलब वो फाइनल स्टेज में आ गया या उसको रेबीज हो चुका है, सिम्टोमेटिक केस मतलब सिम्टोमेटिक केस में नहीं है, इसका मतलब उसकी केस फर्टिलिटी रेट यानी उसकी 100% डेथ संभव है, डेथ होगी तो उसकी केस फर्टिलिटी रेट कितना है, 100%, यानी ये परसेंटेज में निकाली जाती है हमेशा। ये क्या कहलाता है, प्रोपोर्शन कहलाता है। अब अपन सबसे एक इम्पोर्टेंट एक और नया टॉपिक, ठीक है, इसी में है यूजेज ऑफ एपिडेमियोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको डायरेक्ट लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में भी पूछा जाता है और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन दोनों में पूछ सकते हैं, ठीक है। बेसिकली अपन एपिडेमियोलॉजी कहते किसे, उसका तो पहले ही पता लगा लिया था कि कोई भी डिजीज या कम्युनिटी के अंदर, ठीक है, कोई भी डिजीज का डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, उसका डिटर्मिनेंट्स कौन कौन से कारक से इफेक्ट करते हैं, उनकी स्टडी करना और उस स्टडी को कहाँ इंप्लीमेंट करना, उसका उसी डिजीज के केयर के लिए या उसी डिजीज को क्या करने के लिए, इरेडिकेट करने के लिए या उसको सही करने के लिए किया जाता है, ठीक है, उस स्टडी का उपयोग, ठीक है। तो सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि ये बेसिकली क्या है, यूजेज ऑफ एपिडेमियोलॉजी 7 होते हैं, मतलब 7 यूजेज इसके सबसे मेन होते हैं, बाकी और भी होते हैं पर अपन 7 पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहला है टू स्टडी राइज एंड फॉल ऑफ डिजीज इन द पॉपुलेशन, की कोई डिजीज किस एरिया में कितनी बढ़ रही है और किस एरिया में कितनी घट रही है। जैसे कोरोना में था, कोरोना में अलग अलग टाइम पे, ठीक है, अलग अलग देशों में जैसे मतलब जो कोविड के केसेस थे वो बढ़ रहे थे, ठीक है, अपने इंडिया में भी लगातार बढ़ रहे थे, तो उस टाइम क्या हुआ, चाइना में घटने लग गए थे, ठीक है। तो उसी डिजीज की स्टडी करने के लिए, ठीक है, एपिडेमिक्स ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ठीक है। एपिडेमिक्स का मतलब हो गया कि वो वही कि उसका मतलब कितना वो घातक है, ठीक है, मतलब वो कितनी फैल रही है या उसके फैलने का तरीका क्या है, ठीक है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज का, कैंसर का, डायबिटीज का, ठीक है, एक्सीडेंट्स का, एड्स एटसेट्रा हैव बीन स्टडीड, इन सबको स्टडी किया गया। दिस कैन हेल्प मेक द यूजफुल प्रोजेक्ट्स इनटू द फ्यूचर, ठीक है। अब इसकी स्टडी क्या, ठीक है, यूजेज ऑफ एपिडेमियोलॉजी में मतलब अपन ने सबसे पहले देखा कि उसका स्टडी, एक तो राइज एंड फॉल ऑफ डिजीज ने पॉपुलेशन को समझने के लिए अपन ने उसका यूज किया। अब उससे क्या होगा, फ्यूचर में उसको क्या प्रोजेक्ट्स बनाए जाएंगे अलग अलग, ताकि उसी डिजीज को स्टडी कर ली अपन ने, अब उसका अध्ययन करके अब अपन क्या करेंगे, उसको इंप्लीमेंट करेंगे कि अलग अलग प्रोजेक्ट्स बना के उसको सही करने के, ठीक है। जैसे कोरोना के में क्या था, क्वारंटाइन करने का, ठीक है, जो बाहर से आते हैं उनको थोड़े दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाता है, फिर उनको वैक्सीन दी जाती है, अलग अलग उन पे एक्सपेरिमेंट्स भी होते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें किसमें की जाती थी, अलग अलग प्रोजेक्ट्स के अंदर, एंड आइडेंटिफाई द इमर्जिंग हेल्थ प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो क्या मतलब फ्यूचर्स में और प्रोजेक्ट बनाने में, और जो इमर्जिंग फैक्टर्स हैं जो उस बीमारी को बढ़ा रहे थे उसको कम करने के लिए, या फिर उस मतलब उस हेल्थ प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए उसका अध्ययन किया जाता था। तो पहला कौन सा आ गया, टू स्टडी राइज एंड फॉल ऑफ डिजीज इन पॉपुलेशन। दूसरा है कम्युनिटी डायग्नोसिस, कि एक कम्युनिटी के अंदर डायग्नोसिस कैसे करते हैं एपिडेमियोलॉजी के थ्रू उस डिजीज का, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन एंड क्वांटिफिकेशन ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स इन ए कम्युनिटी, ठीक है, यानी आइडेंटिफिकेशन करना और क्वांटिफिकेशन करना हेल्थ प्रॉब्लम्स का इन कम्युनिटी इन टर्म्स ऑफ मोर्टिलिटी, मोर्बिडिटी, डिसेबिलिटी। ये सारी रेट्स मैंने आपको पिछले चैप्टर में पढ़ाई है, ठीक है। ये क्या करती है, ये इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ है कि उस एरिया की हेल्थ कैसी है। तो ये रेट से बेसिकली क्या है, रेट से तो है, ठीक है। तो रेट्स क्या है, रेट्स क्या, मैंने टूल्स बताया था मेजरमेंट, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ टूल्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी, ठीक है, रेट, रेशियो और प्रोपोर्शन। तो ये रेट्स क्या डिसाइड करती है, एपिडेमियोलॉजी की रेट। तो बेसिकली है तो एपिडेमियोलॉजी। अब ये रेट्स उस एरिया की हेल्थ केयर स्टेटस को बताता है कि वहाँ की हेल्थ कैसी है, ठीक है, किसके थ्रू, रेट्स के थ्रू, रेशियो के थ्रू एंड हेल्थ केयर नीड्स के थ्रू। अब ये किस, तो इस मतलब ये रेट्स क्या बताती है, ये किस में हेल्प करती है, ठीक है, प्रायोरिटाइज डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन प्रोग्राम, कि इसके थ्रू क्या होता है कि डिजीज का कंट्रोल एंड प्रिवेंशन प्रोग्राम को ठीक है, प्रायोरिटी दी जाती है, जिसके थ्रू क्या कम्युनिटी में डायग्नोसिस होता है और उस डिजीज को क्या कंट्रोल करने के लिए और प्रिवेंशन के लिए अलग अलग प्रोग्राम बनाए जाते हैं। दूसरा था सीवियर एज बेंचमार्क फॉर इवोल्यूशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज, ठीक है, यानी सर्व एज बेंचमार्क फॉर इवोल्यूशन, की इवेल्यूशन अपने यानी हेल्थ केयर सर्विसेज में किस प्रकार का इवेल्यूशन होना चाहिए, किस प्रकार का, ठीक है, इंप्रूवमेंट होना चाहिए, वो उसका बेंचमार्क का डिसाइड करता है, ठीक है। और तीसरा है सोर्स ऑफ न्यू नॉलेज अबाउट डिजीज पोजिशन, कि डिजीज पोजिशन का न्यू नॉलेज पता लगाना, डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रिवेंशन, ये सारी चीज़ें कम्युनिटी में डायग्नोसिस के थ्रू ही अपन जान सकते हैं कि मतलब एपिडेमियोलॉजी के थ्रू उस कम्युनिटी का डायग्नोसिस करके अपन उस डिजीज को फैलने से भी रोक सकते हैं और प्रिवेंट कर सकते हैं। अब अगर अपन अगला जो क्या है यूजेज में बात करते हैं, इवेल्यूशन ऑफ इंडिविजुअल्स रिस्क एंड चांसेस, ठीक है। बेसिकली ये है क्या कि इसमें दो प्रकार के क्या होते हैं, रिस्क फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। रिस्क एक रेशियो मान लो, ठीक है, रिलेटिव रिस्क एंड एट्रीब्यूटल रिस्क, इसको अपन आर बोलेंगे, इसको अपन AR बोलेंगे। ये क्या करते हैं, हेल्प टू क्वांटिफाई द डिग्री ऑफ रिस्क, की रिस्क की डिग्री को मापने के लिए दो रिस्क फैक्टर काम में आते हैं, ठीक है। बेसिकली है क्या, इवेल्यूशन ऑफ इंडिविजुअल्स रिस्क, इंडिविजुअल के रिस्क को
मापने के लिए अपन क्या करते हैं, ये जो एपिडेमियोलॉजी है इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। अपन इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि मान लो स्मोकर और नॉन स्मोकर है, दोनों के कारण क्या होता है, लंग कैंसर होता है, ठीक है। अब मान लो कि 20% स्मोकर्स के कारण होता है और 2% है वही डिजीज नॉन स्मोकर्स में होती है, ठीक है। तो जो इसकी आरआर है, मतलब रिलेटिव रिस्क क्या कहलाता है, 20/2, इसका मतलब है 10%। 10% जो है वो क्या कहलाएगा, इसका आरआर रिलेटिव रिस्क। जबकि जो एट्रीब्यूटल रिस्क है वो कराएगा 18%। बेसिकली रिलेटिव रिस्क क्या दर्शाता है, अमाउंट ऑफ एक्सपोजर, कि उस डिजीज के कारण यानी स्मोकर्स के कारण जो लंग कैंसर रहा उसकी अमाउंट कितनी है, वो एट्रीब्यूटल रिस्क कहलाता है, ठीक है। तो 20% अगर 20% जो केसेस है वो अगर लंग कैंसर के वो स्मोकर्स के कारण आ रहे हैं और नॉन स्मोकर के कारण 2% आ रहे हैं, तो 18% है वो क्या कहलाता है, एट्रीब्यूटल रिस्क। जबकि रिलेटिव रिस्क क्या कहलाता है कि 20% अपॉन 2% ऑफ नॉन स्मोकर यानी 10, ये क्या कहलाएगा, रिलेटिव रिस्क, कि नॉन स्मोकर के रिलेशन में स्मोकर्स कितने परसेंटेज ज़्यादा प्रभावित होते हैं उसी लंग कैंसर का स्मोकिंग के कारण, ठीक है। इस प्रकार कोरोनरी हार्ट डिजीज भी आ सकता है, ठीक है। रिस्क ऑफ बियरिंग है मंगोलियन चाइल्ड, ये सारे क्या कहलाता है। तो इवोल्यूशन ऑफ इंडिविजुअल्स रिस्क एंड चांसेस आर ऑल्सो द यूजेज ऑफ एपिडेमियोलॉजी, ठीक। बात आती है फोर्थ, सिंड्रोम आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। सिंड्रोम आइडेंटिफिकेशन में क्या होता है, मेडिकल सिंड्रोम हैव बीन आइडेंटिफाइड बाय ऑब्जर्विंग द फ्रीक्वेंटली एसोसिएटेड फाइंडिंग्स इन इंडिविजुअल पेशेंट, कि कोई इंडिविजुअल पेशेंट है उसे फ्रीक्वेंटली एसोसिएटेड सेम सिंड्रोम आ रहे हैं, ठीक है। मेडिकल सिंड्रोम है जो कि सेम क्या आ रहे हैं, बार बार फ्रीक्वेंटली वही सिंड्रोम्स आ रहे हैं, वो आइडेंटिफाई गए हैं, ऑब्जर्व किए गए हैं एक इंडिविजुअल पेशेंट के अंदर, ठीक है। तो इसका मतलब अपन जैसे मान लो कोई एड्स के पेशेंट है, ठीक है, उसमें सीवियर मतलब इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है, ठीक है। तो अलग अलग क्या होंगे, इन्फेक्शंस होंगे, अलग अलग बैक्टीरिया जो बेसिकली नहीं करते हैं वो भी कर देते हैं, वही तो होता है एड्स में, ठीक है। तो एड्स में क्या है, मतलब पेशेंट तभी तो मरता है क्योंकि उसकी इम्यूनिटी सीवियर क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है। तो एक सिंड्रोम आइडेंटिफिकेशन में एपिडेमियोलॉजी का यूज़ कैसे होगा कि उस पर्टिकुलर एरिया में अगर सेम फ्रिक्वेंटली एसोसिएटेड क्या आ रहे हैं, मतलब क्या आ रहे हैं, साइन एंड सिम्टम्स आ रहे हैं, इसका मतलब उसके अपन क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उस एक पर्टिकुलर डिजीज़ की अपन और थोड़ी स्टडी करेंगे, उसके मेडिकल जांचें कराएंगे, रिपोर्ट्स करवाएंगे, उससे क्या जैसे एड्स में होता है, ठीक है। एड्स में ये चीज़ होती है। तो क्या होता है कि फ्रिक्वेंटली एसोसिएटेड अगर फाइंडिंग्स आ रही है तो वो सिंड्रोम आइडेंटिफिकेशन में बहुत ज़्यादा काम में आता है। आगे अपन देखते हैं कंप्लीटिंग द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज, क्या मतलब है कि नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज को कंप्लीट करने का काम, ठीक है। बेसिकली नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज में क्या तीन चीज़ आती थी, मैंने पहले बोला था, पिछले चैप्टर में पढ़ाया मैंने आपको, एजेंट, होस्ट एंड एनवायरनमेंट, ठीक है। तीन चीज़ होती है जो कि क्या एक डिजीज़ के होने के लिए अलग अलग तीन फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। अब बेसिकली है क्या कि एपिडेमियोलॉजी इस जो नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ है इसमें कैसे इन्वॉल्व होगी, कि डिजीज़ के पैटर्न को समझने में, कि जैसे डिजीज़ पैटर्न इन ए कम्युनिटी स्टडीड एंड इट्स रिलेशन टू एजेंट, होस्ट एंड एनवायरनमेंट फैक्टर्स हेल्प टू फिल द गैप्स इन द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़। ये क्या करती है एपिडेमियोलॉजी का यूज़, है ना, कि एजेंट, होस्ट और एनवायरमेंट है ना, इन तीन चीज़ों से कोई डिजीज़ होती है उसमें जो कमियां रह जाती है उस कमियों को उनके फिल को, गैप को फिल करने के लिए नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ में क्या यूज़ में लिया जाता है, एपिडेमियोलॉजी क्या यूज़ में ली जाती है। एग्जाम्पल के थ्रू अपन समझते हैं कि 1/3 से 2/3 तक जो पेशेंट्स ओल्ड डेथ होती है किसके कारण, कोरोनरी हार्ट डिजीज़ के कारण, उनका रिकॉग्निशन ये होता है कि ये मोस्टली क्या होता है 1/3 से 2/3 तक एक ओवर में है ना, एक घंटे घंटे में वो मर जाते हैं। अपन ने ये रिकॉग्निशन किया किसके थ्रू, कि मतलब एपिडेमियोलॉजी के थ्रू, कि 1/3 से 2/3 जो ओल्ड डेथ होती है ना किसके कारण, कोरोनरी हार्ट डिजीज़ के कारण, वो एक घंटे में ही हो जाती है। तो अब अपन एपिडेमियोलॉजी लगा के ये डिसाइड करेंगे कि अब अपन उसको हेल्थ केयर प्रोग्राम में या अब उसको अप्लाई कैसे करें। तो उसको अप्लाई करने के लिए ये करेंगे कि उसको आईसीयू स्प्रिंजअप, कि उसको जल्दी से आईसीयू में क्या करेंगे, स्प्रिंजअप का मतलब जल्दी से, ठीक है, रैपिडली, ठीक है, उसको एडमिट करेंगे, किसमें, आईसीयू में भर्ती कर देंगे। उससे क्या होगा कि मान लो जैसे ही कोई अटैक आया तो विद इन 1 आवर अगर अपन उसको आईसीयू में स्प्रिंजअप कर देंगे तो उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा आसानी से। तो ये बेसिकली कहाँ काम में आया कि पैटर्न को, डिजीज के पैटर्न को समझने में बेसिकली क्या होता है, एजेंट, होस्ट और एनवायरनमेंट तो पता है, लेकिन एपिडेमियोलॉजी के थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, उस डिजीज के ट्रीटमेंट को आसानी बना सकते हैं। ये है कंप्लीटिंग द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज, ठीक है। अगला अपन चलते हैं सर्चिंग फॉर कोजेज एंड रिस्क फैक्टर, कि एक डिजीज के कोजेज का पता लगाना और रिस्क फैक्टर का पता लगाना थ्रू एपिडेमियोलॉजी, ठीक है। कैसे कि कोजेज ऑफ डिजीज आइडेंटिफाइड थ्रू द एपिडेमियोलॉजी, ठीक है, वही चीज़ थ्रू केस कंट्रोल स्टडी एंड कोहोर्ट स्टडी। ये दो स्टडीज होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अपन इसी एपिडेमियोलॉजी के यूनिट में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। दो प्रकार की स्टडीज होती है जिसके कारण अपन एक डिजीज के कोज का पता लगाते हैं और उसके रिस्क फैक्टर का पता लगाते हैं कि किसके कारण वो ज़्यादा फैलती है या कौन कौन से कारक जो उसको प्रभावित करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू कंजेनिटल डिफेक्ट्स इन न्यूबॉर्न, ये बेसिकली होता किसके कारण है, मोस्टली रूबेला के कारण।
यानी कंजेनिटल डिफेक्ट्स इन न्यूबॉर्न है सबसे ज़्यादा जो इसके कॉजेज हैं, रिस्क फैक्टर वो क्या है, रूबेला, ठीक है, रूबेला एक डिजीज है, ठीक है। जैसे फोकोमेलिया में क्या होते हैं, हाथ पैर नहीं होते, मतलब जो न्यूबॉर्न है उसमें हाथ पैर ढंग से नहीं बनते, या जो बनते हैं वो मतलब क्या प्रॉपरली नहीं बन पाते, ठीक है। तो उसके सबसे जो मेजर कॉज है रिस्क फैक्टर वो कौन है, थैलिडोमाइड। थैलिडोमाइड एक मेडिसिन है जो आप मॉर्निंग आफ्टर सिकनेस की जो होती है प्रेगनेंसी के दौरान नोजिया वोमिटिंग को रोकने के लिए उसमें दी जाती है, ठीक है। उसका क्या साइड इफेक्ट होते हैं, फोकोमेलिया, ठीक है, हाथ पैर नहीं बनते बच्चे के, ठीक है। और लंग कैंसर जिसके रिस्क फैक्टर कॉजेज में क्या आते हैं, सिगरेट स्मोकिंग। यानी एपिडेमियोलॉजी का यूज क्या है इसमें कि डिजीज के कोज का पता लगाना, उसके रिस्क फैक्टर का पता लगाना, जिससे क्या कर सकते हैं अपन आगे स्टडी करके उसका क्या हेल्थ केयर प्रोग्राम में उसको यूज ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है प्लानिंग एंड इवेल्युएशन। प्लानिंग इज एसेंशियल फॉर रेशनल एलोकेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। कि मान लो कि प्लानिंग और इवेल्युएशन क्या होता है कि कोई डिजीज है वो कितनी, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, ठीक है, किस प्रकार से फैल रही है, कितनी फैल रही है, उसकी रेट क्या है, ठीक है। सबसे पहले अपन उसका पता लगाएंगे, फिर उसके रिलेटेड उसकी प्लानिंग करेंगे कि फंडामेंटल बेसिस बनाएंगे कि सबसे पहले अपन उसको कौन कौन से क्या हेल्थ केयर प्रोग्राम चलाने चाहिए, फिर डेवलप करेंगे हेल्थ केयर सर्विसेज, फिर उसको असिस्ट करेंगे उस सर्विसेज देने के लिए, ठीक है। तो बेसिकली प्लानिंग इज एसेंशियल होते हैं रेशनल एलोकेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज का, रेशनल की कौन कौन से लिमिटेड अपने पास लिमिटेड रिसोर्सेज है हेल्थ केयर सर्विसेज के, ठीक है। अब अपन उसको कैसे रेशनल अलोकेट यानी मतलब उनको कैसे कैसे अलॉट करेंगे अलग अलग जगह, किस प्रकार, यानी कि किस मतलब कोई जगह मान लो उस डिजीज का जो प्रभाव कम है, कहीं ज़्यादा है, तो ज़्यादा है तो उस प्रकार किस प्रकार की प्लानिंग किया जाना चाहिए, रेशनल मतलब उसका टुकड़ों में उसको अपन हेल्थ केयर सर्विसेज को बांटेंगे, ठीक है, जहाँ उसकी ज़्यादा जरूरत है वहाँ ज़्यादा देंगे, ठीक है। एपिडेमियोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, ठीक है, कि एपिडेमियोलॉजी के थ्रू अपन ने इन्फॉर्मेशन रिगार्ड की सबसे पहले कि वहाँ का हेल्थ केयर सर्विसेज कैसा है, कौन सी बीमारी है, किस प्रकार फैल रही है, ठीक है। अब उसका यूज कैसे अपन करेंगे कि ठीक है, रिगार्डिंग द हेल्थ केयर प्रोग्राम डिस्ट्रीब्यूशन ओवर टाइम, ठीक है, मैंने बोला कि ओवर टाइम के थ्रू अपन डिस्ट्रीब्यूशन उसका जांच लेंगे कि कैसे क्या फैल रही है और कौन से प्लेसेस में ज़्यादा फैल रही है। एंड प्लेसेस प्रोवाइड्स द फंडामेंटल बेसिस फॉर प्लानिंग, ठीक है, प्लानिंग और डेवलपमेंट के लिए फंडामेंटल बेसिस कौन तैयार करता है, एपिडेमियोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन उस डिजीज के लिए नीड्स द बेसिस बेस्ड प्रोग्राम एंड एसेसिंग द इम्पैक्ट ऑफ द सर्विस। जो ये जो क्या है ये जो क्या फंडामेंटल इन्फॉर्मेशन है फॉर प्लानिंग एंड डेवलपमेंटिंग, ये क्या कहलाते हैं, नीड बेस्ड। इसके थ्रू ये मतलब ये क्या करता है कि प्रोग्राम को, कौन से प्रोग्राम को किस प्रकार अपन को चलाना है या उस इम्पैक्ट ऑफ सर्विस किस प्रकार होगी वो क्या डिसाइड करता है, ये फैमिली प्लानिंग मतलब ये डिजीज की फंडामेंटल प्लानिंग और ये डेवलपिंग ऑफ प्रोग्राम, ठीक है। तो यानी कुल मिला के एपिडेमियोलॉजिकल जो इन्फॉर्मेशन है उसके थ्रू अपन उसका डिस्ट्रीब्यूशन जांचेंगे, उस डिजीज के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लेंगे, फिर उसके लिए अपन प्लानिंग करेंगे, इवेल्युएशन करेंगे, इवेल्युएट करेंगे, जिसके थ्रू अपन उस डिजीज का ट्रीटमेंट कर सकें, ठीक है। ये हुआ अपना आज का एक तो इवेल्युएशन की नॉर्मल परिभाषा, ठीक है, टूल्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड यूजेस ऑफ एपिडेमियोलॉजी। थैंक यू गाइस।